अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में जो मोस्ट कॉमन पेशेंट प्रेजेंट करता है वो चेस्ट पेन के साथ करता है। चेस्ट पेन को हम एंजाइना कहते हैं। अब एंजिना के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं: स्टेबल एंजिना, अनस्टेबल एंजिना एंड प्रिंस मेटल एंजिना। स्टेबल एंजिना में क्या होगा? प्लैक स्टेबल होगा, उसके ऊपर एक फाइब्रोफैटी कैप होगा जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा होगा उसके इंट्रा प्लैक हेमरेज से। इंट्रा प्लैक या प्लैक के अंदर जो हेमरेज होता है उससे उसे प्रोटेक्ट करेगा, अल्सरेशन से, इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन प्रोटेक्शन तो करेगा वो उसकी अल्सरेशन से, फिशर्स से, बट आर्टरी की ऑक्लूजन तो हो रही होगी क्योंकि प्लैक जो है वो ल्यूमन को नैरो कर रहा होगा। तो आर्टरी की ऑक्लूजन हमारे पास होगी मोर देन और इक्वल टू 50%। अब ये चेस्ट पेन जो होता है वो ऑन एक्सर्जन होता है। ऑन एक्सर्जन हमारे पास क्या होता है कि ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और जो हमें सप्लाई मिल रही होती है ब्लड के थ्रू, ब्लड फ्लो के थ्रू ऑक्सीजन की, वो उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाती। तो चेस्ट पेन ऑन एक्सर्जन फॉर लेस देन 10 मिनट, 10 मिनट से कम है तो इसको हम एंजिना कहते हैं। 10 मिनट से या 20 मिनट से ज़्यादा अगर है, 10 to 20 मिनट्स के से ज़्यादा है तो इसको हम जो है वो एमआई के अंदर लेके आता है। रिलीफ बाय रेस्ट और नाइट्रो, ठीक है, रेस्ट से, नाइट्रो से ही रिलीफ। ओके जी, तो अब पेशेंट आपके पास प्रेजेंट हो गया है कि उसे सीने में दर्द होता है जब भी वो कोई काम करता है, एक्सर्जन वाला काम करता है। अब आपने पूछना है उसे कि कब कब उसे सीने में दर्द होता है और किन किन चीज़ों से उसे सीने में दर्द होता है। तो एक्सर्जन के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है पोस्ट प्रेंडियल। पोस्ट प्रेंडियल यानी आपने पूछना है खाने के बाद उसे दर्द होता है। इसका मैकेनिज्म यहाँ लिखा हुआ है, पैरासिम्पैथेटिक मेसेंट्रिक वेज़ोडाइलेशन होगी। यानी जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद क्या होता है कि जो मेसेंट्री की जो वेसल्स हैं उनके अंदर वेज़ोडाइलेशन होती है, तो ब्लड फ्लो टू द इंटेस्टाइन बढ़ जाता है। जब हमारे पास गट में ब्लड फ्लो बढ़ता है तो हार्ट में ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है, वीनस रिटर्न कम हो जाता है। इस वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है और हमारे पास जो है वो चेस्ट पेन हो सकता है। सेकेंड है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होगी, हार्ट रेट बढ़ेगा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इमोशनल स्ट्रेस, इसमें भी सेम वही चीज़ें होंगी। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर। जब कोल्ड टेम्परेचर होगा तो उसमें भी हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है और इस वजह से हमारे पास वीनस रिटर्न कम होता है हार्ट का और हार्ट की सप्लाई कम हो जाती है। अब हमारे पास आता है अनस्टेबल एंजिना। इसके कुछ और भी नाम है या इसकी कुछ और भी पहचान है जो आपने याद रखनी है। ये हमेशा न्यू ऑनसेट एंजिना होगा, रिफ्रैक्टरी होगा। न्यू ऑनसेट से मुराद है कि पेशेंट कहेगा पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली दफ़ा हुआ है। रिफ्रैक्टरी का क्या मतलब है कि हो सकता है पेशेंट को पहले स्टेबल एंजिना के अटैक्स होते हों और वो नाइट्रो लेता हो, ठीक है, वो रेस्ट करता हो तो वो रिलीव हो जाता हो, बट इस दफ़ा क्या हो रहा है कि अब वो रिलीव नहीं हो रहा, तो ये रिफ्रैक्टरी है। कंटिन्यू फॉर मोर देन 10 मिनट्स और इसकी ड्यूरेशन जो है वो 10 मिनट से ज़्यादा है, तो ये अनस्टेबल एंजिना है। इसके अंदर क्या चीज़ अनस्टेबल होती है? प्लैक अनस्टेबल होता है। जब प्लैक में फाइब्रोफैटी जो कोट है वो कम होगा या इतना ज़्यादा जो है वो प्लैक स्टेबल नहीं होगा, प्लैक में क्या होगा? प्लैक में अल्सरेशन होगी, फिशरिंग होगी, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होगी, कोगुलेशन कास्केड एक्टिव होगा और हमारे पास थ्रोम्बोसिस हो जाएगी। अब इसके अंदर चूंकि प्लैक की वजह से भी ऑक्लूजन हो रही है और थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से भी ऑक्लूजन हो रही है, तो इसमें आर्टरी की ऑक्लूजन जो है वो ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन 70% तक होती है। इसकी पहचान क्या है कि पेशेंट को सब एक्सटर्नल पेन होगा, स्क्वीजिंग होगा, चोकिंग होगा, हैवीनेस होगी, प्रेशर होगी और इसकी ड्यूरेशन जो है वो 10 मिनट से ज़्यादा होगी एट रेस्ट, यानी रेस्ट से भी वो रिलीव नहीं हो रहा, नाइट्रो से भी रिलीव नहीं होगा। अब हमारे पास आता है थर्ड टाइप, प्रिंस मेटल एंजिना। प्रिंस मेटल एंजिना की मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन फीमेल में होगी। ये पेन जो है वो नाइट टाइम होता है और थर्ड हमारे पास स्मोकर में होता है। सेकेंडरी टू और किन हमारे पास मोस्टली पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो वो हमें उससे कुछ क्वेश्चंस करने हैं, हमें पता करना है कि ये प्रेसिपिटेट कैसे हो रहा है। वेजो कंस्ट्रिक्टर्स, मेडिकेशन है, ल्यूकोट्राइन से, सेरोटोनिन से, अल्कोहल से, स्मोकिंग, स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और कोई भी स्टूमुलेंट्स लाइक कोकेन। अब हमारे पास आती हैं डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोस्टिक्स में सबसे पहले पेशेंट जब भी प्रेजेंट करेगा आपने उसके वाइटल्स लेने हैं, उसका हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, पल्स। नेक्स्ट आपने क्या करना है, चेस्ट पेन के साथ है कार्डियक मसल एंजाइम्स आपने चेक करते रहने हैं एवरी 6 to 8 आवर्स। ईकेजी आपने करना है, ठीक है। क्लॉटिंग प्रोटीन्स आपने भेज देने हैं टेस्ट के लिए। सीआरपी आपने चेक करना है, टेस्ट फॉर अब्यूज़ ऑफ स्टिमुलेंट ड्रग्स, कोकेन वगैरह का लेवल आप चेक करेंगे। किडनी का फंक्शन आपने टेस्ट करना है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बायकार्ब, BUN, क्रेटिनिन, ग्लूकोज, इन सब के ब्लड लेवल्स ले लें। लिवर आपने जो है वो चेक करना है, ALT, AST, ALP। TFTs क्या है? थायराइड फंक्शन टेस्ट। इसमें आपने 3 चीज़ें चेक करनी है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन T3, T4, बिकॉज थायराइड स्टॉर्म के अंदर भी कैटेकोलामीन का क्राइसिस होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, वीनस रिटर्न कम होता है,
सप्लाई कम होती है और हमारे पास जो है वो चेस्ट पेन हो सकता है। लिपिड पैनल आपने करवाना है, एलडीएल देखना है, एचडीएल देखना है, टोटल कोलेस्ट्रॉल देखना है, काइलोमाइक्रॉन्स के लेवल देखने हैं, होमोसिस्टीन लेवल। होमोसिस्टीन लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये आपने तब करना है जब पेशेंट आपका स्टेबलाइज हो, स्टेबल हो। ठीक है, अनस्टेबल पेशेंट में आप ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। अनस्टेबल पेशेंट में सिंपल आपने वाइटल्स चेक किया, कार्डियक मसल के एंजाइम्स चेक किए, क्लॉटिंग प्रोटीन्स चेक की, सीआरपी चेक किया और ईकेजी चेस्ट एक्सरे करवा लिया। बाकी सारी चीज़ें जो हम करवा रहे हैं वो फर्दर जो है वो उसकी बेहतरी के लिए करवा रहे हैं। उसके जो है वो इफ़ेक्ट्स जो होते हैं आर्टरी ऑक्लूजन के, अथीरोस्क्लेरोसिस के, वो देखने के लिए करवा रहे हैं। लिपिड पैनल आपने करवा लिया, होमोसिस्टीन लेवल के ज़रिए जो है वो आप रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इवेंट को असेस कर सकते हैं। इंसुलिन, HbA1c, ग्लूकागॉन, पेंक्रियाज का फंक्शन आपने चेक किया। ईकेजी आप पहले करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे आप पहले करवाएंगे। ठीक है, ये क्यों होता है? चेस्ट एक्सरे से आपको एक अच्छी इमेज बन सकती है कि कहीं कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन की वजह से हार्ट फेलियर तो डेवलप नहीं हुआ है पेशेंट को, तो वो आपने देखने के लिए चेस्ट एक्सरे करना होता है। पल्मोनरी एडिमा की फाइंडिंग्स आप देख सकते हैं, प्लूरल एफ्यूजन इसमें देख सकते हैं। अब आते हैं हम मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला रूल है कि कोई भी ओल्डर पेशेंट है विद चेस्ट पेन या यंग पेशेंट है जिसके पास कोई रिस्क फैक्टर है, आपने सबसे पहले उसकी एडवाइस करनी है ईकेजी। देन आपने जो है वो पेशेंट को ईकेजी एडवाइस कर दी, फिर आपने उसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है, इमीडिएट इमरजेंट ट्रीटमेंट, जिसमें आपने ऑक्सीजन देनी है। ऑक्सीजन आपने कैसे देनी है? नीजल कैन्यूला के जरिए देनी है अगर 94% से कम है सैचुरेशन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। नीजल कैन्यूला नहीं चलता तो फिर आपने आगे जो है वो फर्दर उसे रीब्रीदर्स पे लाना है। देन है हमारे पास नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स में ब्लड सप्लाई आपकी जो है वो इंक्रीज़ करते हैं नाइट्रेट्स, तो ये अच्छे हैं। एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल ये भी अगेन जो है वो आपकी ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ करेंगे और ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करेंगे। मॉर्फिन सल्फेट हम क्यों देते हैं? क्योंकि पेशेंट जो है जब चेस्ट पेन में होता है तो पेन फर्दर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करता है, फर्दर हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, फर्दर ब्लड सप्लाई कम होती है, तो हमने उस पेन को रिलीव करना है ताकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कम हो, इसलिए हम मॉर्फिन सल्फेट देते हैं। अब आपने ईकेजी का रिजल्ट आ गया। ईकेजी में आपके पास एसटी एलिवेशन मिल गई आपको, आपने इसे जो है वो एसटीएमई डायग्नोस कर दिया। पेशेंट को फ़ौरन आपने एंजियोप्लास्टी के लिए भेजा विद स्टेंट प्लेसमेंट। अगर पेशेंट आपके पास टाइम पर आ रहा है, टाइम क्या होना चाहिए कि अपने वो घर के दरवाजे से जो स्टंट प्लेसमेंट है जो कि बलून एंजियोग्राफी के ज़रिए होता है, तो इसलिए हम इसे डोर टू बलून जो है वो ड्यूरेशन 90 मिनट से कम की होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आपने क्या करना है? टीपीए। ये क्या होता है? ये जो है वो टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर एक थेरेपी होती है और ये आपने तब करनी है। ये हम कब करेंगे? जब पेशेंट जो है वो अपने घर से आया और उसे अभी 30 मिनट्स का टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब टीपीए की कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आपने जहन में रखनी है। अगर पेशेंट को कोई ब्लीडिंग हिस्ट्री है, ब्लीडिंग डायथेसिस का कोई प्रॉब्लम है, पेशेंट की हिस्ट्री है स्ट्रोक की, कार्डियोवैस्कुलर इवेंट की इन द पास्ट 3 मंथ्स, तो आपने ये अवॉइड करना है। पेशेंट के प्लेटलेट्स ऑलरेडी लो हैं, पेशेंट का पीटी, पीटीटी, आईएनआर इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो वो बढ़ा हुआ है, तो आपने ये सारी चीज़ें जो है वो टीपीए नहीं करना। फिर आपने जो है वो एंजियोप्लास्टी विद स्टेंट प्लेसमेंट करना है, जिसे हम परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन पीसीआई भी कहते हैं। अब अगर आपकी ईकेजी एसटी सेगमेंट डिप्रेशन शो कर रहा है या एसटी सेगमेंट में कोई चेंज नहीं है, तो आपने जो चीज़ नेक्स्ट करनी है वो आपने वेट करना है कार्डियक एंजाइम्स का। कार्डियक एंजाइम में जो मोस्ट स्पेसिफिकली आपने जिसे देखना है वो है ड्रॉप्स, ड्रॉप आई और ड्रॉप टी। अगर डायग्नोसिस आपकी आ जाती है अनस्टेबल एंजिना, ठीक है, कार्डियक एंजाइम जो है वो बढ़े हुए नहीं है, तो आपने उसे डायग्नोस कर दिया अनस्टेबल एंजिना। फिर आपने पेशेंट को ऑब्जर्व करना है 24 आवर्स तक, उसे जो है वो एंटी थ्रोम्बोटिक, एंटी स्कीमिक ट्रीटमेंट देना है और पेशेंट को डिस्चार्ज कर देना है। अगर डायग्नोसिस आता है हमारे पास एनस्टेमी का, तो आपने तब जो है वो एंटी थ्रोम्बोटिक, एंटी स्कीमिक ट्रीटमेंट भी देना है। और इसके साथ यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, अनस्टेबल एंजिना में भी आप ही देंगे, ठीक है, एनस्टेमी हो या स्टेमी हो, तो उसके अंदर आपने लाजमी जो है वो एंटी थ्रोम्बोटिक, एंटी स्कीमिक ट्रीटमेंट देना है। अब हमारे पास ये आता है एंटी थ्रोम्बोटिक, एंटी स्कीमिक थेरेपी, जो हमने एनस्टेमी में भी देना है, स्टेमी में भी देना है। सबसे पहली ड्रग है एडीपी रिसेप्टर ब्लॉकर, क्लोपिडोग्रेल, टीकाग्रेलर, परस्यूग्रेल। हेपरिन लो मॉलिक्यूलर वेट होती है, अनफ्रैक्शनेटेड होती है। फैक्टर 10A और फैक्टर 2A इनहिबिटर्स। फैक्टर 10A का है रिवारोक्साबीन और 2A का है डेबिगेट्रॉन।
ग्लाइकोप्रोटीन 2B और 3A इनहिबिटर्स, ये बेसिकली जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन 2B और 3A प्लेटलेट्स के ऊपर रिसेप्टर होते हैं। तो अगर हम इनको इनहिबिट कर दें तो हम प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन को इनहिबिट कर सकते हैं एबिसिक्सिमेब के साथ। और ये हमारे पास बेस्ट है उन स्टेमी पेशेंट्स के अंदर जो हम PCI के लिए भेज रहे हैं। ठीक है, हमारे पास दो तरह के पेशेंट होंगे, स्टेमी वाले पेशेंट होंगे, अनस्टेबल एंजिना, और स्टेमी वाले। तो जो स्टेमी वाले हैं उनके अंदर हमने PCI करना है या हमने TPA करना है। अगर हम PCI कर रहे हैं तो हम GB2B3A इनहिबिटर उनको ज़रूर देंगे। दूसरे हमारे पास पेशेंट आते हैं एन स्टेमी के अंदर और अनस्टेबल एंजाइना के अंदर हम ये बाकी का जो ड्रग्स हैं वो दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म रेजिमेंट के अंदर आपने जो ड्रग्स देनी है वो है AC बेस के अंदर सबसे पहले एस्प्रिन है 325 मिलीग्राम। क्लोपिडोग्रेल आपने स्टार्ट करनी है 300 मिलीग्राम पर डे से, और फिर उसको एडजस्ट करना है अप टू 75 मिलीग्राम पर डे। बीटा ब्लॉकर आपने देना है, AC इनहिबिटर्स देना है, लिसिनोप्रिल। ये बीटा ब्लॉकर और AC इनहिबिटर ये दोनों जो हैं वो आपकी मोर्टालिटी को कम करते हैं, सर्वाइवल को इम्प्रूव करते हैं। शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रो आपने देना है, नाइट्रोग्लिसरीन। ये आपने पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो घर में है और उसको चेस्ट पेन होता है तो उसने सब लिंगुअल 4 mg की नाइट्रोग्लिसरीन लेनी है। लास्ट में आपके पास आते हैं स्टेटेंस जो है वो गोल्ड ट्रीटमेंट है, गोल्डन ट्रीटमेंट है हमारे पास अथीरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए। हम ये उन पेशेंट्स को एडवाइस करेंगे जिनमें हाई LDL है, लो HDL है, डायबिटिक्स हैं, ओल्ड एज है, जिनके अंदर रिस्क है अथीरोस्क्लेरोसिस का, उन्हें हम स्टेटेंस दे देंगे। फाइनली आपने पेशेंट को फॉलोअप पे बुलाना है ताकि आप पोस्ट MI कॉम्प्लिकेशंस के लिए पेशेंट को चेक कर सकें, लाइक एरिथमिया, वेल्वुलोपैथी, म्यूरल थ्रोम्बस, फ्री वॉल रप्चर, ड्रेसलर सिंड्रोम। थोड़ा बता देती हूँ। एरिथमिया में जो मोस्ट कॉमनली रिस्क होता है वो V-FIB का होता है। वेल्वुलोपैथी जो है वो आपकी मिट्रल वेल्व के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। म्यूरल थ्रोम्बस क्या होगा कि हमारे पास जो ब्लड स्टैग्नेट होगा, इन्फाक्टेड एरिया के ऊपर जो है वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, वहाँ पे ब्लड स्टैग्नेट करेगा हार्ट के अंदर। तो वहाँ पे जब ब्लड स्टैग्नेट हो रहा है तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगी, इसे हम कहेंगे म्यूरल थ्रोम्बस। फ्री वॉल रप्चर यही है कि इन्फाक्टेड जो वॉल होगी ना वो हमारे पास क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी। ठीक है, और वहाँ पे जब वॉल्यूम स्टैग्नेट होगा, वॉल्यूम ओवरलोड होगा तो वो रप्चर हो सकती है और फिर पेशेंट प्रेजेंट करेगा आपके पास हीमोपेरिकार्डियम के साथ। ड्रेसलर सिंड्रोम क्या है? ड्रेसलर सिंड्रोम ये होगा कि पोस्ट MI जब हमारे पास जो कार्डियक सेल्स डैमेज होते हैं तो वहाँ से सिर्फ इंजाइम नहीं निकलते, वहाँ से कुछ एंटीजेंस भी निकलेंगे। जो हमारी बाहर आउटर कवरिंग पेरिकार्डियम है वो उन एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेगी और वो एंटीबॉडीज़ उस पेरिकार्डियम को इन्फ्लेम कर देंगे, अक्यूट पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे ड्रेसलर सिंड्रोम।